दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मुर्गी पालन से स्वरोजगार, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हैं चौधरी श्रवण कुमार, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के पशु उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मीसम रजा। हम जानते हैं कि मुर्गी पालन का व्यवसाय काफ़ी पहले से हमारे जो प्रदेश के कुक्कुट उत्पादक हैं वो कर रहे हैं। यह एक लाभप्रद व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय को कैसे शुरू किया जाए, कौन कौन सी इसमें चुनौतियां हैं और कौन कौन सी नस्ल की मुर्गियों का उत्पादन हमारे प्रदेश के मुर्गे पालक कर सकते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर रजा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। आपसे इस जानकारी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे कि जैसा हम देखते हैं कि मुर्गी पालन कई तरह से जो है किया जाता है और कई नस्ल की मुर्गियों का पालन प्रदेश के कुक्कुट पालक करते हैं, तो मुर्गी पालन को आप व्यवसाय के रूप में कैसे देखते हैं? जी, तो हम सब ये जानते हैं कि मुर्गी पालन काफ़ी दशकों से न कि सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे देश में किया जाता रहा है जी। और ये भी एक डेटा है कि तीसरे नंबर पे हमारा जो भारत है वो अंडे के उत्पादन में और 5वें नंबर पर मांस उत्पादन में विश्व स्तर पर जी। हाँ जी, तो ये भी एक कुछ सालों से एक प्रथा चली हुई है कि किसान जो है अपनी खेती के अलावा कोई दूसरे उत्पाद जो उद्योग हैं उनसे भी जुड़ रहा है और ऐसे बहुत सारे उद्योग जो हैं वो किसानी में आ रहे हैं। तो उनमें से एक उद्योग है मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन का स्वभावतः बहुत ज़्यादा वो जो है कंट्रीब्यूशन है और ये एक किसान की आय को, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी सपना है कि आय को दोगुना करना है, तो ये एक अच्छा स्रोत बन सकता है किसान की आय को दोगुना करने का। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि स्वरोजगार के एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जी, कैसे प्रदेश के जो मुर्गी पालक हैं, हाँ जी, जो चूजे पालते हैं और मुर्गे और मुर्गियां पालते हैं, तरह तरह की नस्लों का पालन करते हैं, एक स्वरोजगार का साधन कैसे बन सकता है? क्या इसमें स्वरोजगार की संभावनाएं आप देखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं जी। जैसे कि आपने बात करी कि विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं, तो पहले तो हमें अपने मुर्गी पालन का उद्देश्य जानना बहुत आवश्यक है। तो यह मैं बताना चाहूँगा कि जो मुर्गी पालन है उसके स्वभावतः 4 उद्देश्य हो सकते हैं। बिल्कुल जी। तो पहला उद्देश्य है कि आप मुर्गी पालन जो है वो अंडे उत्पादन के लिए करें। बिल्कुल। दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि आप मुर्गी पालन को मांस के उत्पादन के लिए करें। बिल्कुल सही बात। तीसरा हो सकता है कि आप मुर्गी पालन चूज़ों के उत्पादन के लिए करें, क्योंकि चूज़े ही दोनों मांस और अंडे के लिए चाहिए होते हैं। तो चूज़ा उत्पादन भी एक स्वरोजगार का साधन हो सकता है जी। और तीसरा एक बहुत ही आजकल प्रचलित एक स्रोत है या साधन है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग भी बोलते हैं। बिल्कुल। मतलब कि आप मांस के लिए चूज़ों को पालते हैं जिसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं जी। तो इस प्रणाली से किसान भाइयों को अपने खर्चे पर भी थोड़ी कमी हो जाती है और मार्केट की अवेलेबिलिटी या मार्केट तक माल पहुंचाने तक का जिम्मेदारी भी कम हो जाती है। तो ये कम जोखिम वाला कार्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसमें कम जोखिम रहता है। तो ये 4 उद्देश्य अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये पहले डिसाइड करें कि हमको मुर्गी पालन क्यों करना है जी, तो ये एक स्वरोजगार के अवसर बन सकते हैं। जी, आपने जिक्र किया कि या तो अंडे उत्पादन के लिए या चूजों के लिए या फिर जो मुर्गी का मांस ले जाते हैं, लेकिन उन सभी में जो है हमें मुर्गे और मुर्गियां दोनों रखने पड़ेंगे। तो डिफरेंशिएट वो कैसे करें कि सिर्फ जैसे वो अलग अलग मार्केट के हिसाब से वो अलग कैसे तय करेगा कि उसका जो है इसी व्यवसाय के लिए, क्योंकि उसके चूजे तो दोनों ही केसेस में रखने पड़ेंगे। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं जी,
तो उसके लिए हमें मुर्गों की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सही। तो जहाँ से हम चूज़े लेते हैं तो वो चूज़े हमें सिर्फ फीमेल या मादा चूज़े ही देती है, बिल्कुल। हैचरी। तो जितने भी हम चूज़े लेके आएंगे वो सारे के सारे जो है मादा होंगे और उनसे सिर्फ अंडे का उत्पादन होगा। बिल्कुल तो सही। दूसरी तरफ आपको जो नर चूज़े रखने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जब हम मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो उनकी नस्लें अलग होती हैं जी और मुर्गी अंडे उत्पादन के लिए नस्लें अलग होती हैं। जी। इन दोनों नस्लों में स्वभावतः अंतर ये है कि जब हम मांस उत्पादन की बात करें जी। तो हमें चाहिए ऐसी नस्ल जो कि कम खाने में या कम दाने में वज़न ज़्यादा बढ़ाए। ठीक है। जबकि हम अगर अंडे उत्पादन की बात करेंगे तो हमें जो दाना है उसका दाना जो जाना चाहिए वो अंडे उत्पादन में जाना चाहिए। सही तो बात। दोनों की काम करने की कार्यशैली जो है अलग है, अलग-अलग। दोनों नस्लें अलग होती हैं जी। और दोनों का चयन करना ये फार्मर पर निर्भर करता है जो जिस भी उद्योग में वो जाना चाहे। जी। डॉक्टर साहब, आपने बात नस्ल की करी हाँ जी। कि अलग अलग नस्लों का जो मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, उनको पाल के जिस उद्देश्य से मुर्गी पालन कर रहा है वो तय कर सकता है और किसी जानकार या वैज्ञानिक के राय के बाद, सलाह से। प्रशिक्षण के बाद, सलाह से कौन कौन सी मुख्य नस्लें हैं जिनका हमारे प्रदेश में सफलतापूर्वक पालन किया जा सकता है? अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के टेम्परेट जोन्स है, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो ऐसे में मुर्गी की नस्लों का चयन कैसे करें? जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ प्रचलित नस्लें जो हमारे भारतवर्ष में हैं और उनके जैसे अगर हम अंडा देने वाली नस्लों की बात करें जी। तो उनमें कुछ नस्ल हैं जैसे वाइट लेगहॉर्न। तो वाइट लेगहॉर्न जो नस्ल है वो बहुत प्रचलित है और व्यावसायिक मुर्गी पालन में आज की स्थिति में ये लगभग 90% का शेयर रखती है। जी। तो इसका जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 300 अंडे तक का है। एक तो ये प्रचलित है। दूसरा, अगर हम बात करें कि देसी नस्लों में अंडा उत्पादन के लिए जो नस्लें हैं उसमें जो सबसे प्रचलित नस्ल है वो है RIR, जिसको हम रोड आइलैंड रेड बोलते हैं। जी। उसको देसी नस्ल में गिना जाता है। उसकी उत्पादकता जो है कम है, लेकिन देसी नस्लों में वो बहुत अच्छी है। ठीक है जी। तीसरा, अगर हम मांस उत्पादन की बात करें जी। तो मांस उत्पादन के लिए जो नस्लें हैं उसमें सबसे प्रचलित नस्ल है वैनकॉब, जी। जिसमें कि 2 वैरायटीज़ हैं अलग अलग, जैसे कि 430 एक वैरायटी है और 400, तो ये भी काफ़ी प्रचलित हैं। और दूसरी एक ब्रीड है जिसको हबार्ड बोला जाता है। ये दोनों ब्रीड जो हैं हमारे देश में सारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी ये काफ़ी सफलतापूर्वक उत्पादकता दिखा सकती हैं। जी। इसके अलावा तीसरे प्रकार का अगर हमें मुर्गी पालन करना है, जैसे जिसको हम दोहरे कार्य की मुर्गी पालन भी बोलते हैं, जिससे कि हमें अंडे भी मिल जाएं और चूजे भी मिल जाएं, तो उस स्थिति में हमें ऐसी नस्ल का चयन करना पड़ता है जो कि दोनों ही केस में उसकी उत्पादकता लगभग ठीक ठाक हो। तो ऐसी नस्लों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए हमारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने एक नस्ल जो है तैयार की है जिसका नाम हिम समृद्धि है। जी। यह हिम समृद्धि का जो वज़न है लगभग 20 हफ्ते में 1.5 किलो तक हो जाता है और इसका अंडा देना जो है वो 150 से 160 दिन में शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और ये लगभग 150 से 155 अंडे तक देती है। और इस मुर्गे की अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के लिए ही बनाई गई है, यहाँ के पर्यावरण के अनुकूल इसकी जो फिजियोलॉजी है वैसी है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल है और यहाँ पे ज़्यादा काम कर सकती है। बिल्कुल। तो ये नस्ल जो है तैयार की गई है देसी नस्ल और ढैलम रेड एक नस्ल है इसको क्रॉस करके, जिसकी वजह से जो हमारी देसी हिमाचल की नस्लें थी उनकी जो उत्पादकता है हमने बढ़ाई। और इसके साथ साथ इसका जो कलर है, जो रंग है, वो भूरा रंग होता है जी, जो कि आम जनता के अंदर पहचान के लिए भी देखा जाता है कि इसका जो है
प्रचलित है भूरा रंग, और बिल्कुल। इसके अंडे भी आपको भूरे ही मिलते हैं। जी जी जी। तो इस नस्ल को अगर हम कोई हमारे किसान भाई लेते हैं तो वो इस नस्ल को हिमाचल प्रदेश में आसानी से चला सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल जी। और तरह तरह की नस्लों का आपने जिक्र किया, जी बात आती है सभी तरह की मुर्गियों के पालन की, जो मुर्गी पालक अपनी सुविधा के अनुसार और अ, जिस क्षेत्र में वो रहता है वहाँ के वातावरण के अनुसार पालन के लिए चयन करता है। जी रख रखाव कैसे किया जाए ताकि वो स्वस्थ चूजे भी, और जब वो बढ़ते हैं मुर्गे मुर्गियाँ तो उनका जो सेहत वो ठीक बनी रहे, उनकी बढ़वार सही ढंग से हो सके। जी। तो बहुत ये अच्छा प्रश्न है। जैसे कि आपने कहा रख रखाव, जी तो किसी भी मुर्गी पालन, चाहे वो किसी भी उद्देश्य के लिए हम करें, चाहे वो अंडे उत्पादन के लिए हो, चाहे वो मांस के लिए, चाहे किसी चाहे वो दोहरी प्रणाली वाले या दो तरह के उत्पादन के लिए हो, जी। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रबंधन। हाँ। और प्रबंधन में एक तो उसके रख रखाव का प्रबंधन होता है, जी जी। दूसरा उसकी बायो सुरक्षा, बिल्कुल। जहाँ वो रखा जा रहा है उसकी बायो सुरक्षा, और तीसरा प्रबंधन जो आता है वो खाद का प्रबंधन, जो दाना हम खिलाते हैं। जी जी। तो अगर मैं बात करूं रख रखाव की, तो मुर्गी पालन शुरू करने से पहले हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो फार्म वो निर्मित कर रहे हैं, जहाँ बना रहे हैं, उसकी जो लोकेशन है वो जहाँ हो, वो ऐसी जगह पर हो वो जो समतल से थोड़ा उठा हुआ हो, ताकि बारिश का जो पानी है वो फार्म के अंदर ना आए। स्थान का चयन करते वक्त ध्यान रखना बिल्कुल, चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी। दूसरा ये कि जो ढांचा बनेगा फार्म का, वो ऐसा हो कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप अंदर प्रवेश कर सके, जो प्रकाश है सूर्य का वो अंदर आ सके, ताकि उससे कीटाणु विषाणु जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे मर सकें। बिल्कुल। ये एक तरह का डिसइंफेक्शन होता है जो नेचुरल होता है। तो ये हो गया। उस ऊपर से दूसरी बात यह है कि चौड़ाई फार्म की कितनी होनी चाहिए। जी। तो चौड़ाई जो है फार्म की हम लोग जो सजेस्ट करते हैं वो है 25 से 30 फिट, 30 फिट, और लंबाई अपने फार्म की जितनी भी आप बर्ड रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। लंबाई की कोई सीमा नहीं। ठीक है। आप अगर मांस उत्पादन के लिए ब्रॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको एक ब्रॉयलर के लिए 1.5 स्क्वायर फीट ज़मीन की ज़रूरत है। तो अगर आप 10,000 ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं, 5,000 करना चाहते हैं, तो आप उसको कैलकुलेट करके अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं। लेकिन चौड़ाई जो है वो 30 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो हवा का आर पार होना, उसका वेंटिलेशन है वो प्रभावित होता है, और उसकी वजह से बहुत सारे रोग जो हैं, संक्रमण जो हैं, वो हमारी मुर्गी में आते हैं। जी जी। और डॉक्टर रज़ा, ये तो आपने बात कही कि स्थान का चयन और जो मुर्गी का शेड है उसका आकार कैसा हो, और उसमें रोशनी और धूप का जो आना जाना है वो सही रहे। कभी कभी हम देखते हैं कि जो जैसे मुर्गी के जो आवास होते हैं वो लेयरिंग में करते हैं, क्या वो उचित है? और जब परिवहन में भी हम गाड़ियों में देखते हैं तो मुर्गियों को जो उनके गाड़ियों में काफ़ी सारी लेयरिंग बनाई होती है, और एक के ऊपर दूसरी लेयर बना के वो थोड़ी सी सुविधा भी रहती है ले जाने में। तो क्या जो कुक्कुट फार्म होता है उसमें इस तरह की जो परतें बना के लेयरिंग करके भी जो फार्म बनाया जा सकता है? जी, लेयरिंग करके फार्म बनाया जा सकता है, परंतु ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लेयर है उसकी जो लंबाई या ऊंचाई है वो पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे कि हवा का आवाजाही रुके ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो एक नॉर्मल जो एक आमतौर पर एक फार्म होता है उसकी ऊंचाई जो है 8 से 12 फीट की होती है। तो अगर आप 8 से 10 फीट के ऊपर एक लेयर बनाना चाहें तो वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी। बात आती है पोषण की। जी। जितना सही उनको खुराक मिलेगी, उनको उचित पौष्टिक आहार मिलेगा जो शरीर को उनके चाहिए, उतना ही वो अंडे भी अच्छी गुणवत्ता युक्त देंगे और चूजे भी उतने ही स्वस्थ जो है मिलेंगे। तो किन बातों का ध्यान खान पान में रखना चाहिए, उनके पोषण में रखना चाहिए? जी, तो खान पान की अगर हम बात करें या दाने की बात करें मुर्गी पालन में, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को कि जो सबसे ज़्यादा जो निर्भर होता है, कॉस्ट जो लगती है वो खाद में लगती है, खाने में लगती है, लगभग 75%। तो 75% जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है।
जो भी उत्पादन होगा, जो भी उत्पादन की जो कॉस्ट होगी उसमें 75% काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल तो सही उस पर ध्यान देना फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फार्म तो एक बार जो कॉस्ट लग गई बनाने में वो तो जी। लग गई, लेकिन दाना तो आपको नियमित रूप से हर रोज देना खिलाना। है ताकि उनका पोषण सही ढंग से हो जी। सके। तो उसमें पहली बात तो ये ध्यान में रखने की है, जब हम दाने का चयन करें जी तो ये सुनिश्चित करें कि दाने में कोई मॉइस्चर, जिसको हम नमी कहते हैं, वो ज़्यादा ना हो। लगभग 14% से ज़्यादा नहीं नमी होनी चाहिए। बिल्कुल नमी अगर होगी दाने में तो आप उसको भंडारण करेंगे तो उसके अंदर फंगस जमा हो जाती है। बिल्कुल वो फंगस का संक्रमण मुर्गियों में पैदा कर सकती है। जी दूसरी बात, अगर हम कोई फार्मर अगर अपने आप दाना बनाना चाहे तो वो किसी पशु पोषण विशेषज्ञ से मिलकर सलाह लेकर उसको तैयार कर सकता है, जिससे वो अपनी जो है राशि को कम कर सकता है। बिल्कुल काफ़ी हद तक अपने हाथ खुद बनाया हुआ जो दाना होता है उसका कॉस्ट काफ़ी कम होती है बनिस्बत जो दूसरे कमर्शियल जो फीड होते हैं मार्केट में बाहर से खरीद के जो हम लाते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर हम ब्रॉयलर की बात करें, मांस उत्पादन के लिए जो हम मुर्गी पालन करते हैं, उसमें जो एनर्जी और प्रोटीन जी, तो एनर्जी जो है उसमें 3 तरह के फीड होंगे, जो कि पहला होगा प्री स्टार्टर, दूसरा स्टार्टर और तीसरा फिनिशर। बिल्कुल तो ये 0 से लेके 7 दिन तक प्री स्टार्टर कहा जाता है, और स्टार्टर जो होता है 7वें से 21 दिन तक खिलाया जाता है, जी और जो फिनिशर होता है वो 21वें से लेके 35 या उसके आगे जब तक हम फार्म को चलाते हैं या मुर्गे रखते हैं वो खिलाया जाता है। बिल्कुल जी। तो इन तीनों में एनर्जी और प्रोटीन जो है वो पहले से स्थापित हैं उनकी मात्राएं, तो वो हमें किसी पशु पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेकर और वो हम बना सकते हैं। उसके साथ जो दाने में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे खनिज मिश्रण है वो दाने में मिलाया जाता है, वो भी उत्तम गुणवत्ता का हमें खरीदना चाहिए। जी विटामिन मिक्सचर, विटामिन प्रीमिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मुर्गी में, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी और इसकी जो हेल्थ है, संक्रमण से बचाव की जो क्षमता है, वो काफ़ी हद तक विटामिन और मिनरल पर ही निर्भर करती है। बिल्कुल। तब जी डॉक्टर राजा, आपने जिक्र किया कि पोषण की बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है और तभी जो है उनकी स्वस्थ बढ़वार हो सकती है। एक फैक्टर मेरे दिमाग में आ रहा है कि तापमान, हाँ जी, कोई बहुत ठंडे क्षेत्र है और कई गर्म इलाके हैं, तो एक संतुलित तापमान कितना पोल्ट्री फार्म के अंदर रहना चाहिए ताकि जो है वो निरोग रहे और उन्हें मुर्गी को जो है वो स्वस्थ उसमें भ्रमण में और रहन सहन में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि संख्या भी चूजों की भी काफ़ी होती है, और तापमान कितना रहना चाहिए? तो सामान्यतः जो तापमान है मुर्गी पालन के लिए वह जो है अलग अलग स्टेजेस में बदलता है। जी जैसे अगर हम चूज़ों की बात करें तो चूज़े जब हम लेके आते हैं, हैचरी से चूज़े फार्म पर आते हैं, तो उस समय पर चूज़ों के लिए तापमान अलग रहेगा, और जब वो बढ़ रहे होंगे, उनकी बढ़वार हो रही होगी, उस समय तापमान अलग रहेगा। तो अगर हम बात करें कि जब हम चूज़े फार्म के अंदर लाएं तो उस समय लाने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि फार्म के अंदर का तापमान जो है वो लगभग 30 से 35 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक हो। जी यह बात ध्यान में रखने की है कि जब हम चूज़े को लेके आते हैं, वो चूज़ा अपना जो टेम्परेचर है उसको मैनेज या कंट्रोल नहीं कर सकता। सही बात। तो इसीलिए उसको हमें कृत्रिम रूप से बाहर से ऐसा टेम्परेचर देना होता है, और ये पहले दिन हम देंगे 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम धीरे धीरे इस टेम्परेचर को कम करते करते 1 हफ्ते के बाद तक 25 से 27-28 डिग्री तक हम इसको लेके आ सकते हैं, और उसके बाद की इसकी जो ज़िंदगी लाइफ है, फिनिशर स्टेज तक इसको हम इतना टेम्परेचर रख सकते हैं। जी, यानी कि जो ठंडे क्षेत्र है वहाँ पर हीटर लगा के बिल्कुल जी, बिल्कुल कुछ और व्यवस्था करके गर्म करना, और बाकी जो गर्म क्षेत्र है वहाँ पंखे लगा कर या बिल्कुल कोई और व्यवस्था करके तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं कि पर्दों का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम फार्म को बनाते हैं जी, तो जो उसकी साइड वॉल्स होती हैं उसको हम 1.5 फीट तक तो पक्का बनाते हैं, उसके आगे हम उसको जाली से बनाते हैं। जाली से बनाना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अंदर जब मुर्गे बहुत सारी संख्या में होते हैं मुर्गियाँ, तो वो अमोनिया गैस छोड़ते हैं। वो अमोनिया गैस काफ़ी जहरीली होती है,
तो समय समय पर पर्दों को उठाना और गिराना, ताकि अंदर का जो तापमान है वो भी सुनिश्चित रहे जी। और अमोनिया गैस का भी जाना बाहर हो सके। जी। तो ये ज़रूरी है। हाँ डॉक्टर रज़ा, आपने बात करी कि मुर्गों के फार्म में अमोनिया गैस वो जी रहती है जो जहरीली होती है, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ता है। जी तो कौन कौन से ऐसे संक्रमण हैं जो मुर्गियों को हो सकते हैं, और कौन कौन से रोग हैं जो उन्हें लग सकते हैं, उनके लक्षण क्या रहते हैं, पहचान कैसे करें और फिर उपचार कैसे किया जा सकता है? जी। तो कुछ रोग हैं जो मुर्गी पालन में हम अक्सर देखे जाते हैं, जी। वो लोगों को मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर हम मांस उत्पादन के लिए मुर्गों का चयन करते हैं तो उनमें कुछ अलग रोग होते हैं, और जो कि कम उम्र तक के रोग होते हैं, जी। 35 दिन से पहले पहले हो जाते हैं। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैरेक्स डिजीज़ होती है, दूसरा रानीखेत डिजीज़, रानीखेत बीमारी बोला जाता है, बिल्कुल जी। और तीसरा गम्बोरो बीमारी। तो ये 3 बीमारी मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सामान्य रूप से पाई जाती हैं। जी। तो इनके बचाव के लिए प्राय सबसे पहले तो इनका टीकाकरण किया जाना चाहिए। ठीक। अगर हम बात करें मैरेक्स बीमारी की, तो जी। इसका टीकाकरण जो है ये किसान को, जब चूज़ा किसान को मिलता है तो ये हैचरी में किया कराया मिलता है। बिल्कुल। दूसरा जो टीका है रानीखेत बीमारी का, ये टीका किसान को अपने फार्म पर लाकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर करना पड़ता है। जी। ये 5वें दिन से लेकर 7वें दिन के बीच में करना ही चाहिए। ठीक। तीसरा गम्बोरो बीमारी है, जो कि जिसका टीका है वो दूसरे हफ्ते में किया जाना चाहिए। जी। अगर हम हमारे किसान भाई बीमारियों का टीकाकरण समय पर करते हैं और प्रबंधन ठीक से करते हैं, तो बीमारियों का जो संक्रमण है वो काफ़ी हद तक, बल्कि 100% रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर रोग मुक्त उनके चूजे रहेंगे तो ओबियसली उनकी बढ़वार भी सही होगी, और जिस उद्देश्य से उनका पालन कर रहे हैं उसमें लाभ भी वो मिलेगा। कितना फ़ायदा हमारे मुर्गी पालकों को मुर्गी व्यवसाय से, इस व्यवसाय से मिल सकता है, क्योंकि स्वरोजगार की नज़रिए से जो इसका पालन करेगा वो लाभ की इच्छा रखता है? जी। तो लाभ की अगर हम बात करें और हम मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गी पालन हम करते हैं उसकी बात करें, जी। तो मैं आपको बताऊं कि एक जो चूज़ा है वो लगभग 40 रुपए का हमें मिल सकता है जी। किसान को। बिल्कुल। इस चूज़े को अगर हम हमारे किसान भाई पालते हैं तो 35 दिन में ये 2 किलो का हो जाता है। बिल्कुल। 2 किलो का होने के लिए इस चूज़े को लगभग 3 किलो दाना खाना पड़ेगा। बिल्कुल जी। अब ये 3 किलो दाना लगभग 40 रुपए प्रति किलो का आएगा जी। अगर हम मार्केट रेट की बात करते हैं। तो ये दाने का जो कॉस्ट है, ये 3 किलो का कितना हुआ, लगभग 120 रुपये, जी। और चूज़े का जो दाम है वो 40 रुपये। तो कुल जो राशि हुई उत्पादन में जी। वो लगी 160 रुपये। बिल्कुल। अब यही 2 किलो का मुर्गा लगभग 190 रुपये का फार्म से उठाया जाएगा। बिल्कुल सही। तो 30 रुपये का मुनाफा एक मुर्गे पर किसान को हो सकता है। जी। बस शर्त यह है कि मार्केट जो है किसान को अवेलेबल हो, उसका बायो सुरक्षा ठीक हो, जी। प्रबंधन ठीक हो और सही रेट मिले। जी। तो एक मुर्गे से 30 रुपए का फायदा हो सकता है, और जितने वो पालता है उस हिसाब से वो गुणा कर सकता है। डॉक्टर रज़ा, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था आज का कृषि दर्शन। मुर्गी पालन के व्यवसाय को जो हमारे कृषक स्वरोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनके लिए इस व्यवसाय में सफलता की और लाभांश की भरपूर संभावनाएं हैं। प्रशिक्षण लेने के उपरांत इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है, और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में हर टेम्परेट जोन में मुर्गी पालन के व्यवसाय को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस अंक को यहीं संपन्न करते हैं। जुड़े रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार।